जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण जो अप्रैल माह का था, इसका हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करवा चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक परिदृश्य, और आर्थिक परिदृश्य में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा सारे को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड एकेडमी पटना को ज्वाइन करें। वहाँ पर सारे अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लीड एकेडमी पटना लिख करके सर्च करेंगे, वहाँ पर सारा पीडीएफ आपको यह मिल जाएगा, ठीक है। और यह ऐसे इसका डिस्क्रिप्शन में भी हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिएगा, यह मौद्रिक नीति 2023-24 की छठी अंतिम यह समीक्षा में भी रेपो रेट क्या हुआ, अपरिवर्तित रहा, यानी कि चेंज नहीं किया गया। मेन मुद्दा को हम चलते हैं। देखिए, इस वर्ष 2023-24 में सभी 6 द्वैमासिक जो है समीक्षा में रेपो रेट यानी कि रेपो दर व अन्य प्रमुख बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन आरबीआई ने नहीं किया। यानी कि जो यह छठा द्वैमासिक रिपोर्ट जारी किया, इसमें भी बैंकिंग दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। चाहे वह रिवर्स रेपो रेट की बात हो, बैंक रेट की बात हो या रेपो रेट की बात हो, किसी में परिवर्तन नहीं किया गया। 6 अप्रैल 2023 को पहली, 8 जून 2023 को यह दूसरी, 10 अगस्त को तीसरी और यह 6 अक्टूबर 2023 को चौथी, 8 दिसंबर 2023 को यह 5वीं द्विमासिक समीक्षा रिपोर्ट में रेपो रेट दर स्थिर रखने के पश्चात यह 8 फरवरी 2024 को, याद रखिएगा, जो छठा और अंतिम द्विमासिक समीक्षा किया गया वह 8 फरवरी 2024 को, इसमें भी रेपो रेट यानी कि रेपो दर को रिजर्व बैंक ने क्या किया, अपरिवर्तित रखा, जिससे कि यह नीतिगत दर अभी 6.5% क्या हुआ, बनी हुई है। यानी कि यह 6.5% इसका यह बना हुआ है। इसका जो है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिएगा कि मुद्रास्फीति दर को 4 ±2% के लक्षित स्तर ही बनाए रखने को मौद्रिक नीति की पहली प्राथमिकता दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ प्रमुख जो है इसका यह एक ये दिया है, डाटा दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर कि रेपो रेट की बात करते हैं। देखिए, रेपो रेट जो यह अंतिम द्विमासिक रिपोर्ट है, इसमें जो है यह कितना परसेंट है देख लीजिए, 6.5%। और यह पूरे 2023-24 में जितने भी यह प्रमुख बैंकिंग दरें रहा वह कभी चेंज नहीं हुआ। देखिएगा, पहले द्विमासिक में भी 6.5%, दूसरा में भी 6.5%, तीसरा में भी 6.5%, चौथा में 6.5%, पाँचवा में 6.5% और छठा और अंतिम जो जारी किया गया उसमें भी 6.5%। उसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 3.35 है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ रेट की बात करेंगे 6.5 है। इसके बाद मार्जिनल एमएस ये जो है एमएसएफ रेट की बात करेंगे तो 6.75 है। बैंक रेट की बात करते हैं तो यह 6.75। नगद आरक्षण जिसको कहते हैं सीआरआर, ये जो है 4.5 4.5%। इसके बाद जो है यह सांविधिक तरलता अनुपात यह 18%। यानी कि यहाँ पर कोई भी बैंकिंग दरें 2023-24 में चेंज नहीं हुआ, जो था वही रहा। इसके बाद आगे की बात हम करते हैं कि चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य 25 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि किया गया। कितने का वृद्धि किया गया? 25 रुपये प्रति कुंटल। चीनी सत्र अक्टूबर सितंबर 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 25 रुपया प्रति कुंटल की दर सरकार ने किया है। अक्टूबर 2024 में शुरू होने वाले यह जो चीनी सत्र है के लिए मूल्य 340 रुपया प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। पिछले वर्ष 2023-24 में यह 315 था। याद रखिएगा, पिछले वर्ष 315 था, इस वर्ष यह 40 कर दिया, 340। यानी कि इजाफा जो हुआ वह कितने का? तो 25 रुपया बढ़ाया है। बाकी को हम लोग नहीं देखेंगे, अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप देख सकते हैं।
और यानी इम्पोर्टेंट ये नहीं है। अगर लगे कि आपको देखना चाहिए तो आप जा कर के देख सकते हैं, टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 9.5% से कम रिकवरी वाले गन्ने के मामले में 315.1 यह 0 प्रति क्विंटल का मूल्य यह किसानों को दे होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा घोषित यह FRP गन्ने के लिए किसानों को दिया जाने वाला जो न्यूनतम मूल्य होता, जो FRP होता वह गन्ने के लिए किसानों को जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता उसी को कहते हैं FRP। चीनी मिलें इससे अधिक मूल्य के भुगतान हेतु स्वतंत्र होती है। किसानों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि में राज्य सरकार इससे अधिक मूल्य के यह घोषणा करती है, जिसे राज्य सलाहकारी मूल्य कहा जाता है, जिसको कहते हैं स्टेट यह एडवाइज्ड प्राइस, जिसको SAP कहेंगे। यानी कि राज्य अगर यह इससे अधिक जो यह केंद्र सरकार तय किया उससे अधिक मूल्य की घोषणा करता उसको कहते हैं SAP कहा जाता। गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित यह उचित लाभकारी मूल्य की बात करेंगे FRP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता गन्ने के लिए 2022-23 में था 315 और इस बार 25 रुपये बढ़ाया 2024-25 के लिए 340 कर दिया है। 2024-25 के लिए कितना कर दिया याद रखिएगा 340 कर दिया। इसके बाद यह थोड़ा सा देखेंगे अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में ढील, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। अब यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट को करें कि अंतरिक्ष में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों में क्या हुआ ढील। अंतरिक्ष क्षेत्र में गतिविधियां यथा उपग्रह की स्थापना एवं परिचालन आदि मामले में केवल सरकारी अनुमोदन के रूट से ही यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अनुमति अभी तक उपलब्ध था। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक यह विदेशी कंपनी की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नियमों में भारी छूट प्रदान करने का निर्णय सरकार ने फरवरी 2024 में लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 21 फरवरी 2024 की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत उपग्रह संबंधित गतिविधियों को यह 3 उप क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक उप क्षेत्र के लिए FDI ने ऑटोमेटिक अनुमोदन की सीमाएं निर्धारित की गई। इन सीमाओं में अधिक FDI के लिए यह सरकार को क्या होगा, सरकार की मंजूरी लेनी आवश्यक है। अब देखिएगा 21 फरवरी 2024 के अनुमोदित की गई नीति के तहत पहला पॉइंट क्या है, उपग्रह विनिर्माण और प्रचालन, उपग्रह डाटा उत्पाद तथा ग्राउंड एवं यूजर सेगमेंट में ऑटोमेटिक रूट में FDI 74% तक हो सकता है। अगर इससे ऊपर होगा यह सरकार से क्या होगा, मंजूरी लेना पड़ेगा। दूसरा है उपग्रह लॉन्च व्हीकल और इससे जुड़ी प्रणाली या उप प्रणाली तथा यह उपग्रह लॉन्च करने या उतारने के लिए स्पेस पोर्ट बनाने आदि क्षेत्रों में ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमाएं अधिकतम कितना 49% होगी। इन सीमाओं में इस जो है सीमा से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी भी क्या होगा, यह जरूरी होगी। नई नीति के तहत उपग्रह के पार्ट्स प्रणाली उप प्रणाली बनाने के लिए जो FDI की सीमा है वह सरकार कितना 100% रहेगी। ये बात का कितने का, यह 100% का, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद अगला पॉइंट चलते हैं करें कि 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर यह ब्याज दरें जो है 8.25% कर दिया। चालू वित्त वर्ष यह 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर में 0.10% बिंदु की यह वृद्धि की संस्तुति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यासी बोर्ड CBDT ने यह की कि तदनुरूप इन जमाओं पर कर्मचारियों को 8.25% दर से ब्याज प्राप्त होगा। यह विगत 3 वर्ष में इन जमाओं पर सर्वोच्च ब्याज दर है और इसे EPFO
के जो है 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर लाभान्वित होंगे। और इससे पूर्व 2000 यह 22-23 में ईपीएफ जमाओं के देय ब्याज जहां पर 8.15% से, और 2021-22 में वह 8.10 था। 2023-24 के लिए ब्याज दरें कितना 0.10% यह बिंदु की वृद्धि के प्रस्ताव को यह ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की श्रम एवं रोजगार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में 11 फरवरी 2024 को संपन्न बैठक में क्या कर दिया, मंजूरी दे दिया गया। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, यह अगला पॉइंट देखेंगे करें कि भारत खाद्य निगम के लिए यह अधिकृत पूंजी में यह वृद्धि करें कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदने वाले केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम, जिसको एफसीआई कहते हैं, कि यह कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए इसकी पूंजी अधिकृत पूंजी में वृद्धि सरकार ने फरवरी 2024 में की। 1965 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र के इस इकाई की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ थी, जिसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया, यह 21,000 करोड़ कर दिया। 21,000 करोड़ पूंजी में वृद्धि से खाद्य निगम की ऑपरेशन क्षमता में वृद्धि होगी, अपने दायित्व को प्रभावी ढंग से यह पूरा कर सकेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद के अतिरिक्त खाद्य भंडार बनाए रखकर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न का वितरण करना इसके दायित्व में शामिल है। इन कार्यों के लिए अपना वित्तीय जागरूकता को जो है पूरा करने के लिए कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन आदि का सहारा लेता है। अधिकृत पूंजी में वृद्धि से इसका स्वयं ही वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी और इस पर ब्याज का बोझ कम होगा, और इसलिए यह कार्य संचालन में क्या होगा, आर्थिक लागत में यह कमी होगा, यानी कि कम हो जाएगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2023 में यह अंत तक देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या और टेली डेंसिटी आदि के संबंध में एक ट्राई का रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट को हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। रेखीय दिसंबर 2023 के अंत में देश के टेलीफोन कनेक्शन की संख्या और उसके ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में वितरण ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या और इसके सेवा प्रदाताओं के बाजार हिस्सेदारी विभिन्न दूरसंचार मंडलों में जो है टेली डेंसिटी यानी कि प्रति व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या क्या है, उसी को कहा जाता है टेली डेंसिटी। यह आंकड़ा जो है ट्राई ने यह द्वारा 22 फरवरी 2024 को जारी किया गया। अब इस आंकड़े में क्या क्या कहा गया, इस पॉइंट को देखते हैं। करें कि इस आंकड़े में अभी जो मेन पॉइंट है हम उस पर लेके चलेंगे, ये सब पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो हम अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं वह बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। करें कि केंद्र द्वारा घोषित, यह केंद्र द्वारा करें कि अब देखिएगा टेली डेंसिटी की हम बात करेंगे। टेलीफोन कनेक्शनों की उपर्युक्तानुसार संख्या के चलते देश में टेली डेंसिटी प्रति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या दिसंबर 2023 के अंत में 85.23% थी, जो शहरी क्षेत्रों में 133.76%, ग्रामीण क्षेत्र में कितना 58.56% थी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे। दिसंबर 2023 के अंत में देश के कुल 22 लाइसेंस्ड सर्विसेज एरियाज में सबसे कम टेली डेंसिटी यह 56.43% बिहार में। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह सबसे कम टेली डेंसिटी वाला जो है वह कौन सा, बिहार। उसके बाद दूसरा स्थान पर सबसे कम में उत्तर प्रदेश है 66.57। तीसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश। तीसरा स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश। दिसंबर 2023 के अंत में सर्वाधिक टेली डेंसिटी 278.28% यह दिल्ली में,
सबसे अधिक में दूसरे स्थान पर 121.77% केरल, तीसरा स्थान पर है 120.12% के साथ यह कौन, हिमाचल प्रदेश। टेली डेंसिटी सबसे कम जो है वह बिहार का, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश। यह सबसे कम की स्थिति की हम बात करेंगे। सबसे अधिक की बात करेंगे तो यह दिल्ली का, दूसरा सबसे अधिक केरल, तीसरा सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश का। इसके बाद आगे चलते हैं। करें क्या, दिसंबर 2023 के अंत में, यह 2023 के अंत में वायरलेस फ़ोन सेवा बाजार में सर्वाधिक 39.69% हिस्सेदारी रिलायंस जियो की थी, जबकि 32.95% हिस्सेदारी के साथ भारतीय एयरटेल इसमें दूसरा स्थान पर, यानी प्रथम स्थान पर जो है वह कौन, रिलायंस जियो, और यह दूसरा स्थान पर भारतीय एयरटेल। मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में विभिन्न सेवा प्रदाताओं की बाजार हिस्सेदारी की बात करेंगे तो 2023 के अंत तक का यह रिपोर्ट है कि यह किस कंपनी का शीर्ष स्थान है, यानी कि यह रिलायंस जियो, यह बाजार हिस्सेदारी इसका जो है 39.69% है। भारतीय एयरटेल दूसरे स्थान पर, यह 32.95, वोडाफोन आइडिया 19.25, यह जो है तीसरे स्थान पर, फिर BSNL का चौथा, MTNL का यह पाँचवा, फिर रिलायंस जो है कम्युनिकेशन का है यह अंतिम स्थान। तो यहाँ पर फिर आपका उसी में दिया है कि टेलीफोन परिदृश्य एक दृष्टि में, तो टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या वायरलेस में 1158.49, इसमें शहरी उपभोक्ता के लिए कितना, यह 633.44, ग्रामीण उपभोक्ता के लिए 525, वायरलाइन में बात करेंगे तो यह 31.84, और टोटल योग की बात करेंगे तो 1190। फिर यह टेलीडेंसिटी की बात करेंगे। टेलीडेंसिटी यह वायरलेस में 82.95, वायरलाइन में यह कितना 2.28, और टोटल की बात करेंगे तो 85.25। यहाँ पर ये सब चीज़ जो तमाम था आपका आर्थिक यह परिदृश्य समाप्त हुआ। अगले वीडियो जो आएगा बिहार के बजट का आएगा, चूँकि हम सोचे कि चूँकि इसी में यह ऐड रहा था, लेकिन यह बिहार बजट का सोच रहे हैं कि एक स्पेशल वीडियो लाएँ, ठीक है। तो जो प्रतियोगिता दर्पण में बिहार बजट 2024-25 दिया है उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और जिसको भी इसका ऑफलाइन बैच यह करना है, अगर आप पटना में रह रहे हैं तो लीड एकेडमी यह ऑफलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका रोज़ क्लास चलता है सुबह 7 AM से 8 AM में, करेंट अफेयर्स का। इसमें 2 बुक पढ़ाएंगे, एक प्रतियोगिता दर्पण और एक SPD पढ़ाते हैं। चलिए आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।